एक और प्रश्न पर विचार करेंगे जो यूपीएससी के इंटरव्यू में अक्सर उम्मीदवारों से पूछा जाता है। और प्रश्न ये है कि आप अपनी 5 खूबियां बताइए और 5 कमियां बताइए। खूबियां यानी कि स्ट्रेंथ, कमियां यानी कि वीकनेसेस। तो ये प्रश्न क्योंकि बहुत जनरल सा है और आमतौर पर हर व्यक्ति पर खतरा रहता ही है कि उससे ये पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे देना चाहिए। वो लोग अक्सर कहते हैं कि 5 बताइए। इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 ही बतानी है। इसका बेसिक मतलब ये है कि बात शुरू करने के लिए एक संख्या वो रख लेते हैं, कभी 3, कभी 5, कभी 4, कभी 2, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, उस पर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि ये सवाल पूछते क्यों है, इसका पर्पस क्या है। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड का उद्देश्य है आपके व्यक्तित्व को समझना, जानना, और आपके व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके पास कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो अपने आप कुछ प्रश्नों का निर्माण करें, वो प्रश्न पूछें, उन प्रश्नों के उत्तर से आपका व्यक्तित्व टटोलें, उसको नापें। दूसरा तरीका जो कि ज़्यादा आसान होता है इंटरव्यू बोर्ड के लिए, और मतलब वो चाहते हैं कि उनके ऊपर बोझ कम हो जाए, वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिसके उत्तर में आप खुद ही ऐसे हिंट दें जिससे वो आगे बात बढ़ा सकें। और ये वाला जो प्रश्न है, इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका खुद अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या असेसमेंट है वो पता लग जाता है, और दूसरा जब आप 5 खूबियां या 5 कमियां बताएंगे अपने, तो उन्हीं में से 1 या 2 को वो मार्क कर लेते हैं, फिर उस पर आपसे लंबी बात करते हैं ताकि आपके व्यक्तित्व की ठीक से गहराई को जान सकें, समझ सकें। तो इन प्रश्नों की हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या इसमें गलतियां हो सकती हैं जिनको हम ध्यान रखें, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात हमने डिस्कस कर ली कि ये प्रश्न पूछे जाने की वजह क्या है। दूसरी बात कि इसको किस अप्रोच से हम टैकल करें इस प्रश्न को। मेरा अपना अनुभव ये है बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज का कि जब हम अपनी कमियां बताते हैं तो कई बार कुछ ऐसी कमियां बोल बैठते हैं जो इंटरव्यू में कम से कम आपके बारे में अच्छा परसेप्शन नहीं बनाते। खूबियां बताते हैं, स्ट्रेंथ बताते हैं, तो ऐसी स्ट्रेंथ कई बार बोल बैठते हैं जिससे लगता है कि हम मनुष्य नहीं है, देवता हैं, और हमारा अवतार किसी खास पर्पस के लिए ज़मीन पर हुआ है। तो खुद को इतना महान मत बताइए इंटरव्यू बोर्ड में कि मेंबर्स को डाइजेस्ट ना हो। खुद को अपनी कमजोरियां बताते समय इतना खराब मत बताइए कि मेंबर्स को ये लगने लगे कि ऐसे व्यक्ति को हम सिलेक्ट क्यों करें। तो सवाल है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में क्या रेंज हो हमारी, किस तरह की अच्छाइयाँ, किस तरह की बुराइयाँ हम सोचें। तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 5 खूबियाँ क्या हो, 5 कमियाँ क्या हो। अच्छा, ये भी है कि जब वो 5 कहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 सुनेंगे भी। वो कहेंगे 5 खूबियाँ बताइए। हो सकता है कि आप जैसे ही 1 बोलें या 2 बोलें, दूसरे वाली ही मान लीजिए उनको अपीलिंग लग गई, तो हो सकता है कि वो उसके बाद आपसे न सुने और उस दूसरी पर ही बात करना शुरू करें, और बात करते करते बहुत दूर तक आपको ले जाए। तो आप जो भी बोलें ठोस बोलें। आप 5 के बदले अगर 3 बता के चुप हो जाएं कि सर मैं और नहीं सोच पा रहा हूँ, या मैडम मैं और नहीं सोच पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है वो आपको एनकरेज करेंगे, नहीं थोड़ा और सोच के बताइए, थोड़ा और याद करके बताइए, तो बता दीजिए। लेकिन अगर आप 2-3 भी ठीक से बताएंगे तो मान के चलिए कि बात उसी पर आगे बढ़ेगी, और इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं होती कि आपने 5 नहीं बताई हैं, 3 ही बताई हैं। सबसे पहली बात, खूबियाँ बताते समय क्या ध्यान रखें। मैंने पहली बात आपसे ये कही कि ऐसी खूबी मत बताइए, ये मैं केवल अभी आपको संकेत कर रहा हूँ कि जो बेसिक अप्रोच आपकी होनी चाहिए ऐसे प्रश्न में, वो क्या होनी चाहिए। पहली बात, खुद को देवता या महान व्यक्ति के रूप में पेश ना करें। तो देवत्व से बचें और महानता से बचें। यानी कि ऐसी बातें ना बोलें कि लगने लगे कि महात्मा गांधी के बाद नंबर 2 पर जो व्यक्ति देश में है उससे जन्म हो गया है फाइनली। यानी ये कहना कि मैं किसी गरीब व्यक्ति को या किसी वंचित व्यक्ति को देख नहीं पाता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं उसके लिए क्या नहीं कर दूँ, मैं रात दिन उनके लिए सोचता रहता हूँ, ऐसी बात बोलने से बचिए। मैं दीन दुखियों की, बड़े बूढ़ों की, या जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे उनकी हेल्प करने को इतना आतुर रहता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई भूल जाता हूँ, ऐसी बात मत कहिए। जो जेन्युइन बात हो, जो 20-25 वर्ष के युवक या युवती जो अपने करियर को लेकर सचेत है, अपने करियर के लिए मेहनत करते समय साथ में वो जो चीज़ें कर सकता है या जो चीज़ें उससे हो पाती हैं, सिर्फ ऐसी बातें बोलिए। उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना ठीक बात नहीं है।
तो खूबियां बताते हुए पहली बात ध्यान रखनी है कि खुद को देवता या खुद को बहुत महान व्यक्ति के रूप में पेश करने से एकदम बचना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है इसी में कि जब अपनी अच्छाई बताएंगे तो अच्छाई का अतिरेक जो होता है, अच्छाई एक सीमा से ज्यादा जब बढ़ जाती है तो वो अपने आप में कमजोरी बन जाती है। जैसे कोई अगर ये कहे, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी अच्छाई की बात करें तो उसका मात्रा का ध्यान रखें, उसकी क्वांटिटी का, इंटेंसिटी का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा मात्रा में ना हो जाए। जैसे कोई अगर ये कहे कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ किसी के प्रति भी, समाज की किसी भी समस्या के प्रति, तो संवेदनशीलता एक सीमा तक बहुत अच्छी बात है, कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। पर यदि आप ओवर सेंसिटिव हैं तो इसमें यह निहित है कि शायद आप उतना अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी ही आपकी सीमा बन जाएगी। तो जब भी कोई गुण बताएं तो उसमें ये ध्यान रखें कि मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब सवाल है कि कैसे गुण बताएं, और उसकी अप्रोच का सबसे सिंपल तरीका है कि जो सिविल सर्विस वैल्यूज़ है, आमतौर पर उन वैल्यूज़ के बेस पर कुछ रास्ता निकाल लीजिए। और सिविल सर्विस वैल्यूज़ क्या हैं, आपने एथिक्स वाले पेपर में यानी कि जीएस पेपर 4 में उस टॉपिक को पढ़ा ही होगा। सिविल सर्विस वैल्यूज़ के अलावा कुछ और क्रिएटिव किस्म की जो चीज़ें हो सकती हैं उनको आप अपनी अच्छाइयों में शामिल कर सकते हैं। मसलन एग्जाम्पल के लिए हम सिविल सर्विस वैल्यूज़ से शुरू करें, कमियों को बाद में देखते हैं, पहले खूबियों को देखें। तो यदि कोई आपसे कहे कि आपकी खूबियाँ क्या हैं, खूबियों का एक सोर्स है सिविल सर्विस वैल्यूज़। आप अब ये कहना कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति हूँ, ये तो खुद बोलना उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनकी बात कर लें। आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर ऑब्जेक्टिविटी ठीक ठाक मात्रा में है या न्यूट्रलिटी ठीक ठाक मात्रा में है, ऐसी बात कह सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं किसी भी विषय पर निर्णय करने से पहले तटस्थ होकर उसके सारे पक्षों को न्यूट्रल होकर समझ पाता हूँ और उसके बाद जजमेंट करता हूँ। मैं प्रभावित नहीं होता किसी इस वजह से कि कोई पक्ष मेरे नज़दीक है, कोई पक्ष मेरे विपरीत है, मैं प्रभावित हो जाऊं। ये क्वालिटी है जिसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस वाली क्वालिटी, कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स, जिसका जैसे कि एक प्रिंसिपल है कि बिना दोनों पक्षों को सुने फैसला नहीं करना चाहिए, या एक प्रिंसिपल ये है कि जो व्यक्ति किसी मामले में एक पार्टी है, एक पक्ष है, वह खुद उस मामले का जज नहीं होना चाहिए, और जज को न तो पार्टी होना चाहिए न ही किसी पार्टी से किसी भी तरीके से लाभ या हानि के मामले में जुड़े होना चाहिए। तो जो व्यक्ति तटस्थ होकर जजमेंट कर सकता है वो व्यक्ति सिविल सेवक बनने के लिए अच्छा है। ये एक सामान्य सी बात है। आप इसी बात को आगे जोड़ के बोल सकते हैं कि मेरी डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो अच्छी है। डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी में दो ही चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं या नहीं। तो आप कहिए कि मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं उपलब्ध समय में डिसीजन मेकिंग करने में सक्षम रहता हूँ। और डिसीजन मेकिंग का दूसरा पक्ष यही होता है कि आप कितना तटस्थ होकर, ऑब्जेक्टिव होकर सही डिसीजन ले पाते हैं। तो क्विक होना और सही निर्णय करना, ये दोनों क्षमताएं आपकी हैं। ये सारी की सारी बातें एक गुण के रूप में या दो गुणों के रूप में आप कह सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। तीसरी बात आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने गुण आप बताएंगे, एक तो जो गुण बताएं और जो अपनी सीमाएं बताएं, उनकी लिस्ट ठीक से बनाइएगा, उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो। जैसे अवगुणों में या कमियों में एक कमी होती है कि मैं बहुत चुस्त नहीं हूँ, मैं थोड़ा सुस्त हूँ, लेजी हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बोलने में। लेकिन यदि आप अपने गुणों में हार्ड वर्किंग बता रहे हैं और कमियों में लेजीनेस बता रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जो लिस्ट आप तैयार करेंगे अपनी शक्तियों की, खूबियों की, और जो लिस्ट तैयार करेंगे अपनी सीमाओं की, वीकनेसेस की, उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो, ये देख लेना आपकी जिम्मेदारी है। उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप हार्ड वर्किंग हैं, ये अच्छी बात है, इसको आप पेश कर सकते हैं। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी गुण या सीमा बताएं, ये मान के चलिए कि जैसे ही आप बोलेंगे वो सवाल पूछेंगे आपसे। आपने कहा कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, या मैडम मैं हार्ड वर्किंग हूँ, कहेंगे अच्छा एग्जाम्पल दीजिए कि आपने कब हार्ड वर्क किया है। तो हर गुण या सीमा जो आप वहाँ पर बताने वाले हैं, उसके कम से कम एक या दो लाइफ एग्जाम्पल्स, अपने ही जीवन के एग्जाम्पल्स सोच के रखिएगा। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके जीवन में होंगे, नहीं है तो सोच के बना लीजिए, उसको गढ़ लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ये कोई खास बात नहीं है।
लेकिन वहाँ रेडिली अवेलेबल एग्जाम्पल्स आपके पास हो, तुरंत आप जवाब दे सकें, ये ज़रूरी है। वहाँ सोचने का बहुत स्कोप नहीं होता है, पहले से तैयार रखेंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा ये तो एक स्थिति हुई जो आपकी इंटेलेक्चुअल स्टेटस है, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, नेचुरल जस्टिस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये तो आपका इंटेलेक्ट को शो करने वाली चीज़ें हैं, IQ को शो करती हैं। हार्ड वर्किंग ये शो करता है कि आप बड़े मेहनती हैं, कर्मठ किस्म के इंसान हैं, तो आपके एक्शंस के बारे में है। हार्ड वर्किंग के साथ में अगर दोनों को मिला के कहें तो आप कह सकते हैं कि सर मैं एक अच्छा प्लानर हूँ, तो मेरी प्लानिंग काफ़ी अच्छी है, प्लस मेरा एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, कि मैं अच्छी प्लानिंग कर लेता हूँ और उसे एग्जीक्यूट भी ठीक से कर लेता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि वो प्लानिंग नहीं करते, सीधे एग्जीक्यूट करते हैं। वो ठीक से सोचे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, टाइम कितना है, इतने टाइम में, इतने रिसोर्सेज में मैं अपने सारे क्षमताओं का अनुकूलतम प्रयोग कैसे कर सकता हूँ कि मैं उस उद्देश्य को हासिल कर लूँ जो मुझे हासिल करना है। एक अच्छी प्लानिंग है। तो दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग नहीं करना जानते, वो सीधे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। दुनिया के बाकी जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको प्लानिंग बहुत शानदार करनी आती है, एग्जीक्यूट करना नहीं आता है। ऐसा कहा एक मैनेजमेंट के गुरु ने कि प्लानिंग मीन्स द हाफ वर्क इज डन। प्लानिंग कर ली तो आधा काम हो गया, और दिक्कत है कि आधा ही काम हो पाता है क्योंकि हम प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ पाते। तो वही व्यक्ति सिविल सर्वेंट के तौर पर सफल होगा जिसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों चीज़ें ठीक हो। और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ठीक होने के लिए, प्लानिंग ठीक करने के लिए क्या चाहिए आपको? ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, IQ, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एग्जीक्यूशन अच्छा हो, इसके लिए आपको एक तो चाहिए हार्ड वर्किंग होना, दूसरा आपके अंदर होनी चाहिए पेशेंस या परसेवरेंस, जिसको सिविल सर्विस की सबसे अच्छी वैल्यूज में शामिल करते हैं। पेशेंस है, परसेवरेंस है। पेशेंस यानी धैर्य, परसेवरेंस यानी लगन। और अगर आपके पास ये दोनों गुण हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लेंगे। इसके बाद ये चीजें हो गई कि आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हार्ड वर्किंग वगैरह है। थोड़ा सा आपकी इमोशनल साइड भी आनी चाहिए कि आप इमोशंस के लेवल पर भी एक बहुत कायदे के इंसान हैं। और इमोशंस के लेवल पर कायदे का इंसान होने का मतलब है कि एक तो आपके पास एम्पैथी, एम्पैथी के लिए हिंदी में शब्द समानुभूति चलता है, जिसका मतलब है कि किसी दूसरे व्यक्ति की मनस्थितियों को समझ पाने की क्षमता, विशेष रूप से जब वो किसी पीड़ा में है, दुख में है, संकट में है। तो यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति दुख में है, परेशानी में है, तो आप बिना उसके कहे उसके मन को टटोल लेते हैं, समझ जाते हैं कि वो दुख में है और उसकी मदद करने की आपके अंदर इच्छा पैदा होती है। एम्पैथी का ही एक थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ रूप कंपैशन है, यानी कि करुणा है। करुणा का मतलब किसी भी व्यक्ति के दुख को महसूस करके उसको दूर करने की सक्रिय इच्छा पैदा होने लगे तो करुणा है। और एम्पैथी और कंपैशन के बीच में, ये कंपैशनेट होने से पहले एक स्थिति होती है सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब है जो एम्पैथी होती है स्पेसिफिक रूप में, सेंसिटिविटी होती है जनरल सेंस में। जैसे कोई कहे कि मैं जेंडर सेंसिटिव व्यक्ति हूँ, इसका मतलब मैं अपनी किसी भी बात में, किसी भी अभिव्यक्ति में, किसी भी कर्म में ये ध्यान रखता हूँ कि मेरी बातों से या मेरे आचरण से किसी जेंडर के व्यक्ति को कुछ अखर ना जाए, बुरा ना लग जाए, तो मैं जेंडर सेंसिटिव हूँ। मैं अगर कहूँ कि मैं जो कॉम्प्लेक्शन है, व्यक्ति का रंग है, रंग भेद की समस्या है, उसको लेकर सेंसिटिव हूँ, तो मैं अपने हंसी मजाक में भी, अपनी अभिव्यक्तियों में भी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो अश्वेत व्यक्ति के प्रति या किसी अन्य रंग के व्यक्ति के प्रति चोट करने वाली बात होगी। तो ये जो सेंसिटिविटी है विभिन्न समुदायों के प्रति, जो समुदाय किसी प्रकार के वंचन के शिकार हैं, वो सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता हमारे पास होनी चाहिए। गरीबों के प्रति हो सकती है, किसी भी प्रकार के वंचित के प्रति हो सकती है। तो मेरे पास एम्पैथी है, मेरे पास सेंसिटिविटी है, मेरे पास कंपैशन है, ये बात आप कहें। और जब भी ऐसी बात कहें तो उस बात के साथ में एक या दो एग्जाम्पल्स तैयार रखिए। इन सब बातों को जोड़कर आप कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में मैं एक ठीक व्यक्ति हूँ, परिपक्व व्यक्ति हूँ, और मैं अपने आसपास जितने भी लोग हैं मैं समझ पाता हूँ कि कैसे किसी इमोशनल सिचुएशन को मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। यदि मेरे आसपास कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो कैसे उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना है। यदि कोई व्यक्ति
ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास में है तो कैसे उसको टोन डाउन करना है बिना उसको चुभे, बिना उसको परेशान किए, कैसे उसको समझाना है कि इतना आत्मविश्वास ठीक नहीं है, पैर ज़मीन पर टिके रहें तो बेहतर होता है। तो ये जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ क्वालिटीज़ है, इस कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक छठी क्वालिटी होती है, कहें कि मैं अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने में सफल हूँ, मेरा बैलेंस आमतौर पर ठीक है। बैलेंस किस चीज़ में हो सकता है? बैलेंस एक तो हो सकता है कि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, बैलेंस आपके वर्क लाइफ में और फैमिली लाइफ में हो सकता है कि आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं मान लीजिए, तो पढ़ाई करते हुए भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बैलेंस तरीके से निभा पाते हैं या नहीं, ये वाला बैलेंस। फिर बैलेंस हो सकता है आपके विचारों में हो सकता है कि एक तरफ आपके कुछ दोस्त हैं जो राइट विंग पॉलिटिक्स में समर्थक हैं, दूसरी तरफ आपके कुछ और दोस्त हैं जो लेफ्ट विंग के समर्थक हैं। राइट और लेफ्ट में से आप किसका समर्थन करें आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप कहें कि मैं बैलेंस मेंटेन कर लेता हूँ, जिसकी जितनी बात मुझे ठीक लगती है मैं उतनी बात स्वीकार करके अपना काम चलाता हूँ। किसी का भी अंधा समर्थन या अंधा विरोध करना मेरे नेचर का हिस्सा नहीं है। एक खूबी जो सिविल सर्वेंट्स की होनी चाहिए वो है कि उनमें लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ लोग हवा में उड़ते हैं ये सोचकर कि जितना ज्ञान उनके पास है उतना ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है और अब किसी और ज्ञान का स्कोप बचा नहीं उनके पास। ऐसे व्यक्तियों की लिमिट होती है, वो उसके आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को क्विक और एविड लर्नर होना चाहिए कि मेरे भीतर सीखने की बहुत इच्छा रहती है, मैं बहुत ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, मैं तेज़ी से सीखता हूँ, नई नई चीज़ सीखता हूँ। और क्विक लर्नर वही होगा जिसके भीतर क्यूरियोसिटी होगी, यानी कि जिज्ञासा होगी। तो मेरे पास जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, नई नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ। जो भी नई चीज़ें आती हैं, विशेष रूप से अगर आप तकनीक की बात कर देंगे, आई एम ए लर्नर एंड आई विश टू लर्न टेक्नोलॉजी। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जिस टेक्नोलॉजी का संबंध मेरे जीवन से हो सकता है या मेरे परिवार के जीवन से हो सकता है या मेरे काम से हो सकता है, मैं उस टेक्नोलॉजी को देखकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि मैं उसको सीखने की इच्छा रखता हूँ। और जैसे ही मैं उसको सीखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उससे मेरा काम या उससे मेरा जीवन कैसे बेहतर होता है। बस ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ऐसा कहेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी लेटेस्ट 2-3 टेक्नोलॉजी सीखी है। वो इंटरनेट की भी हो सकती है, किसी ऐप का नाम आप बता सकते हैं कि मैंने जिस दिन से इस ऐप को डाउनलोड किया है, इस ऐप में ये फंक्शंस होते हैं और इससे मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। मैंने गूगल असिस्टेंट को यूज़ करना शुरू कर दिया, उससे मेरे काफ़ी सारे काम अपने आप हो जाते हैं, मुझे नहीं करने पड़ते हैं। ऐसा कोई भी जो भी आपने लेटेस्ट चीज़ सीखी हो, अपनी जो कोई ऐप हो या इंटरनेट का कुछ और हो, उसका जिक्र कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक आध बात और करना चाहें तो जो एक क्वालिटी सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए वो है टॉलरेंस। इस टॉलरेंस को आप चाहें तो पेशेंस और परसेवरेंस के साथ भी लिख सकते हैं। टॉलरेंस कि मैं सहनशील व्यक्ति हूँ। और जब आप सिविल सेवक बनेंगे तो ध्यान रखिए, जितना ऊंचा आपका पद होगा आप में सहनशीलता उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके नीचे काम करने वाले हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी नाराज़गी आपसे व्यक्त कर सके और आप चुपचाप उसकी नाराज़गी को सुने, स्वीकार करें और जो सही करने योग्य है वो करें, जो करने योग्य नहीं है वो ना करें और इमोशनली इंटेलिजेंट होकर खुद को तथा उसे मैनेज कर सकें। किसी भी मैनेजमेंट के हायर लेवल पर सारी मैनेजमेंट का एक ही मतलब है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके साथ काम करने में खुश महसूस हों, अच्छा फील करें। और ये वही कर पाएगा जिसके पास टॉलरेंस होगी, सहनशीलता होगी कि उसके अधीनस्थ या उसके सबऑर्डिनेट्स अपने मन की बात उससे खुल के कर सकें। और यदि वो ऐसा कर पा रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर रहें कि आपका जो ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, आपके जो जूनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो आपके साथ काम करने में खुश होंगे। एक बात होती है फोकस। आप कह सकते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ बहुत फोकस के साथ करता हूँ, डेडिकेशन के साथ करता हूँ। कि जब मैं कोई एक काम कर रहा हूँ और यदि मैंने एक टारगेट सेट कर लिया है अपना, तो मैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए फिर ऐसा नहीं होता कि बीच में कोई व्यवधान आ जाएगा। मैं उस टारगेट को फोकस तरीके से पूरा कर ही लूँगा। ये मेरी अप्रोच का हिस्सा है और मैं पिछले बहुत सारे सालों से ऐसा कर पाया हूँ। ये नहीं कि आपको ये 8 या 8 के नाम पर हमने करीब 12-13 गुणों की बात की है, ये सारे गुण लिखने हैं ऐसा भी नहीं है। इन्हीं में से किसी की बात करनी है ऐसा भी नहीं है। आप इनके अलावा इसी फॉर्मेट पे कुछ और वैल्यू सोचना चाहें तो सोच लें।
जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है तो मैंने क्रिएटिविटी या क्रिएटिव क्वालिटीज़ को इसी में शामिल कर दिया, जैसे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की बात कर दी है, क्विक लर्निंग एबिलिटीज़ जो उनकी बात कर दी है, और यदि आप चाहें इसके अलावा तो आप एक आध चीज़ और जोड़ सकते हैं कि मेरे पास क्रिएटिव एक्सप्रेशंस या क्रिएटिव हॉबीज़ बेहतर तरीके से मौजूद हैं। स्पेशली अगर आप कला, संगीत या किसी भी ऐसी फील्ड में हो तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर एक कॉन्शियस व्यक्ति हूँ और डिसिप्लिन मेरे जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है। पर वो डिसिप्लिन आपके शरीर में दिखना चाहिए। अगर आप सच में बहुत फिट हैं तो आप ये कहें कि डिसिप्लिन, फिर वो पूछेंगे क्या करते हैं इसके लिए, आप कहेंगे कि मैं डाइट पे ध्यान रखता हूँ कि डाइट मेरी बहुत ज़्यादा ना हो और डाइट में बैलेंस हो, न्यूट्रिशंस ठीक तरीके से हो, मतलब न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट्स हैं वो ठीक तरीके से मिले। साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़, मैं रोज़ आधा घंटा खेलता हूँ या मैं रोज़ आधा घंटा दौड़ता हूँ या मैं जिम जाता हूँ, जाती हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ आप बताएं तो डिसिप्लिन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और जो स्पोर्ट्स हैं, जो आत्मनियंत्रण है इच्छाओं को लेकर, उन सब की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, आप इस तरह की कुछ और जो खूबियाँ हो सकती हैं उन पर विचार कर लें और इनमें से कोई 5 या बेहतर रहेगा कि 6-7, क्योंकि कभी कभी 5 के बाद वो कह सकते हैं कि एक दो और बताइए, तो ऐसा ना हो कि ये लगे कि आप 5 ही याद करके आए थे, क्योंकि 5 का आपको बताया गया था कि वो लोग 5 ही पूछते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि 5 ही पूछेंगे, 7 भी पूछ सकते हैं। तो ऐसी एक लिस्ट अपनी तैयार कर लीजिए जिससे आप अपना काम चलाएं। अब सवाल है कि आपकी 5 कमियां क्या हो सकती हैं, जो 5 वीकनेसेस हैं वो क्या हो सकती हैं। देखिए, कमियां बताते हुए 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखिए। पहली बात तो ये अपेक्षा हमेशा नहीं है कि आप वास्तविक कमियां ही बताएंगे, क्योंकि कोई ऐसी वास्तविक कमी हो सकती है जो वहां पर बताना ठीक नहीं होगा। तो कमियां बताते समय पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई कमी मत बताइए जिसका संबंध किसी इलीगैलिटी के साथ होता हो। कोई ऐसी चीज जो लीगली गलत है वो आप करते हो तो वो बताने से बचिए, क्योंकि उसके बाद जो सवाल आएंगे उन सवालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई कह सकता है कि मैं चाहता तो हूं कि हेलमेट पहन के बाइक चलाऊं, लेकिन मैं अक्सर बिना हेलमेट के ही बाइक चलाता हूं। अब ये एक इलीगल मामला हो गया, क्योंकि वो तुरंत उसके बाद आपसे पूछना शुरू करेंगे इस पर कौन सा मोटर व्हीकल्स एक्ट की कौन सी धारा लगेगी, ये तो इलीगल है, आप कैसे कानून संभालेंगे, कल को आप पुलिस वाले बनेंगे, आप तो खुद कानून तोड़ते हैं। इस तरह की बातें बहुत सारी होंगी। कोई भी ऐसी वीकनेस जिसका संबंध इलीगैलिटी के साथ हो वो बताने से बचिए। दूसरी बात, कोई भी ऐसी कमी जिसका संबंध चरित्र के साथ हो या कैरेक्टर के साथ हो, या कैरेक्टर का मतलब उस ट्रेडिशनल सेंस में नहीं है, यानी आपके व्यक्तित्व में कोई ऐसी कमी है जो समाज को नुकसान पहुंचाती है, अगर कुछ ऐसा है तो उसको बताने से बचना चाहिए। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं बचपन से ही चेन स्मोकर हूँ, ये सब चीज़ें वहाँ पर बताना ठीक नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि ऐसा होना भी ठीक नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है तो कम से कम वहाँ ये बात अपनी ओर से बताना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे एक परसेप्शन बन जाएगा आपके बारे में। हो सकता है कि आप अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है छोड़ भी देंगे जल्दी ही, लेकिन जो परसेप्शन बनेगा वो परसेप्शन थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो सकता है। तीसरी बात जो चरित्र से ही जुड़ी है, कुछ ऐसा मत कहिएगा जिसमें आपका इनसेंसिटिव होना उनको नजर आ जाए या इनसेंसिटिविटी नजर आ जाए, असंवेदनशीलता या संवेदनहीनता नजर आ जाए। और संवेदनहीनता नजर आने का मतलब ये हो सकता है कि आप किसी भी वंचित वर्ग या समुदाय या प्राणी मात्र के प्रति कुछ ऐसा कह बैठे जिससे लगे कि आप, अगर आपका बस चले तो आप बाकी सबका जीने का अधिकार छीन लेंगे। ऐसी भावना मन में ना आए। इनसेंसिटिविटी ऐसे सीधे सीधे कोई बोलता नहीं है कि मैं इनसेंसिटिव हूँ, लेकिन आपके कथनों में ऐसी बात आ सकती है। तो बस ध्यान रखना कि पूरे इंटरव्यू में आपके मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकले जिससे लगे कि आप जेंडर को लेकर या कलर को लेकर या ट्राइबल स्टेटस को लेकर या एनिमल्स को लेकर ही
या एलजीबीटी को लेकर या किसी भी ऐसे वर्ग को लेकर इनसेंसिटिव हैं जो वर्ग अपनी पहचान के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो सवाल है कि ऐसे में हम कौन सी कमियां बता सकते हैं। तो जो कमियां नहीं बतानी है वो मैंने आपको पहले बताई। अब देखते हैं कि कौन सी कमियां हम बता सकते हैं। और कमियां बताते समय एक बात का और ध्यान रखिए, आप ये भी कर सकते हैं, कमियां ऐसी बताएं जिन कमियों को, ये तो नहीं बतानी है, कमियां ऐसी बताइए जिन कमियों को सुधारना संभव हो और ये भाव भी दिखे कि उनको सुधारने के लिए आपके प्रयास चल रहे हैं। तो दो बातें साफ साफ दिखें कि एक सुधारना संभव है और दूसरा, उनको सुधारने के लिए जो प्रयास किए जाने वो प्रयास आपकी ओर से चल रहे हैं। कमियां आपके इमोशनल पर्सनैलिटी में भी हो सकती हैं, कहीं और भी हो सकती हैं। एक तरीका यह है कि कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो दरअसल अच्छाइयां होती हैं, अच्छाइयां बढ़ने के बाद वो कमियां बन जाती हैं। एक आध कमी इस तरह की ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि सर या मैडम, मैं वर्कोहलिक व्यक्ति हूं। वर्क एल्कोहलिज्म का मतलब होता है कि काम का नशा जिन व्यक्तियों को हो गया। एल्कोहलिक होना है नशे में डूब जाना, जिसका मतलब है कि मैं जब काम करता हूं तो मैं बाकी सब भूल जाता हूं। तब मुझे ना परिवार ध्यान रहता है, ना दोस्त ध्यान रहते हैं, ना शेड्यूल ध्यान रहता है, ना अन्य जिम्मेदारी ध्यान रहती है। मैं काम के प्रति इतना फोकस हो जाता हूँ कि मुझे बाकी सब निरर्थक लगता है। अब वर्कोहलिक होना बुरी बात तो है, क्योंकि लॉन्ग रन में जब आप एक लंबा जीवन देखेंगे अपना तो इसमें नुकसान ही ज़्यादा होगा। लेकिन वर्कोहलिक होना अपने आप में समाज के लिए तो अच्छी बात ही है। आप जो समाज को रिजल्ट्स देंगे इस चीज़ के, अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो वर्कोहलिक होना एक ऐसी कमी है जो कमी दरअसल अच्छाई महसूस हो सकती है। एक दूसरी कमी हो सकती है ओवर सेंसिटिव होना या ओवर सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि आप समाज के वंचित वर्गों को लेकर इतने सेंसिटिव हैं कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आपके सामने कोई दंगा हो गया, आगजनी हो गई, सांप्रदायिक कोई घटना घटी, किसी इमारत में आग लग गई और आप वहाँ पर अग्निशमन सेवाओं को लेकर गए, फायर ब्रिगेड को लेकर गए, वहाँ कुछ लोगों की मौत हुई और आप उसको देख के इतने द्रवित हुए कि उसके बाद आप खुद को ही नहीं संभाल पा रहे, या कम से कम बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको इमोशनल इंटेंसिटी ने घेर लिया है, आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे, ये हो सकता है। बुरी बात है। एक सिविल सर्वेंट को इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दे। किसी को मरे हुए देखकर अगर डीएम वहाँ पर बैठ के रोने ही लग जाएगा तो फिर डीएम समस्या को संभालेगा कैसे? तो ओवर सेंसिटिविटी बुरी बात है, लेकिन ये इतनी बुरी बात नहीं है जितना इनसेंसिटिव होना है। तो ये वो बुराइयां हैं जिनको आप एक सेंस में वो अच्छाइयाँ बन जाती हैं, और आप जब ये कह देंगे कि मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं इसको ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ ऐसी कमियां बता सकते हैं जिसका नुकसान समाज को नहीं होता, आपको होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि सर मेरा थोड़ा सा डाइट कंट्रोल ठीक नहीं है, मेरा जो नींद का सिस्टम है, मेरी जो बॉडी क्लॉक है, मेरा जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। मैं सही टाइम पे जागना, सही टाइम पे सोना, ये काम नहीं कर पाता हूँ। तो जो रूटीन को लेकर मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है, मैं चाहता हूँ कि मेरा रूटीन ठीक रहे, लेकिन मैं रूटीन को लेकर थोड़ा सा केयरलेस हो जाता हूँ। तो केयरलेसनेस, वो केयरलेसनेस जो आपके अपने मामले में है, न कि वो केयरलेसनेस जिसका समाज को नुकसान होगा। जब तक केवल आपको नुकसान हो रहा है तब तक इस चीज़ से कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद एक दो चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी इमोशनल पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करती हैं, लेकिन समाज को बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान अगर है भी तो केवल आपको है। जैसे कोई कह सकता है कि सर या मैडम मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति हूँ। इंट्रोवर्ट का हिंदी शब्द है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति वो होता है जो थोड़ा शर्माता है, झिझकता है, संकोची होता है। किसी सोशल गैदरिंग में जो अपने आप आगे बढ़ के कुछ करने से बचता है, यानी कि स्ट्रीट स्मार्टनेस थोड़ी कम होती है। वो अंदर ही अंदर विचार करता है, उसको ठीक से व्यक्त करने में घबराता है। इंट्रोवर्ट को ही आप शाई कह सकते हैं, थोड़ा शर्मीला हूँ, ये मेरे नेचर का हिस्सा है। तो जो इंट्रोवर्ट है, शाई है, उसमें तीसरा खतरा ये होता है कि वो सबमिसिव हो।
सब में से व्यक्ति का मतलब होता है कि जो दूसरों के दबाव में आकर फैसले करता हो। किसी ने मुझ पर दबाव बना दिया कि आपको चलना होगा, हमारे साथ में अच्छा नहीं लगेगा, आप ऐसे कैसे दोस्त हैं हमारे, इतना भी आप ध्यान नहीं रखेंगे हमारा, तो ये व्यक्ति दबाव में बोलता है अच्छा मैं चलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, जबकि इसका अपना मन नहीं कर रहा है। तो अपना मन ना होने पर भी मैं दूसरों के दबाव में आ जाता हूँ, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा अंदर हूँ। इस वजह से सोशल इंटेलिजेंस जो होती है, सोशल स्मार्टनेस होती है, वो सोशल स्मार्टनेस मेरे अंदर उतनी नहीं है जितनी कुछ फिल्म अभिनेताओं में दिखती है, जितनी कुछ पर्सनैलिटीज में दिखती है, या जो मीडिया के लोग हैं, जो मंच के लोग हैं उनमें दिखती है, वैसी मेरे अंदर नहीं है। तो ठीक है, ये स्मार्टनेस थोड़ी कम होने से ऐसा नहीं है कि इसको समाज को नुकसान होगा। आपको पर्सनल लॉसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे तो होंगे। फिर जैसे डिसिप्लिन में कहा, ऐसे ही डिसिप्लिन कम होने में आप एक आध ऐसी कमी का इशारा कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ से बचूं पर बच नहीं पाता। जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे वीडियो गेम खेलना या ऑनलाइन गेम खेलना बहुत पसंद है और मेरा रोज़ कम से कम 1 घंटा इसमें ख़राब हो जाता है या आधा घंटा ख़राब हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना करूँ, लेकिन दिन में एक आध बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत मन करता है, मैं एक गेम खेलने बैठता हूँ और फिर 3-4 गेम खेलने के बाद ही उठ पाता हूँ और मेरा आधा घंटा ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास मनोरंजन के और ज़्यादा साधन नहीं है, तो मैं अक्सर इसी साधन का इस्तेमाल करता हूँ। तो थोड़ा सा मेरा टाइम मैनेजमेंट कमज़ोर है। इसको आप अलग से भी कह सकते हैं कि मेरा टाइम मैनेजमेंट वैसा नहीं है जैसा मैं करना चाहता हूँ। उस टाइम मैनेजमेंट के प्रोसेस में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं कि कुछ ना कुछ समय मेरे हाथ से निकल जाता है और मैं इस चीज़ से बचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा एक बात अगर आप और कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि मैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के मामले में, कलात्मक अभिव्यक्तियों के मामले में उतना बेहतर नहीं हूँ जितना बेहतर मैं चाहता हूँ कि मैं हो जाऊँ। इसका मतलब ये हो सकता है आप कहें कि मेरी इच्छा होती है कि मैं भी अच्छी पेंटिंग करूँ, पर मुझसे नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी कैलीग्राफी करूँ, यानी बहुत अच्छे स्टाइल से लिख सकूं, पर मुझसे अच्छी कैलीग्राफी नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि मेरा संगीत पर एक अच्छी पकड़ हो, मैं नई नई धुन निकाल सकूं, या कम से कम जो प्रसिद्ध धुन है उसको बजा सकूं इंस्ट्रूमेंट्स पे, या अच्छा गा सकूं, पर मैं उसमें ही बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो आप कहिए कि मेरा जो लॉजिकल एस्पेक्ट है, डिसीजन मेकिंग है, एनालिटिकल कैपेसिटीज़ है, वो तो ठीक है, पर जब जब मुझे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस में उतरने का मन करता है, मेरा मन करता है मैं कविता लिखूं, मेरा मन करता है कि मैं ऐसा शेर लिखूं कि सुनने वालों को मज़ा आ जाए। मैंने 3-4 शेर लिखने का प्रयास भी किया, पर वो मज़ा नहीं आया किसी को सुनकर, और मुझे भी सुनाते हुए मज़ा नहीं आया। तो मेरे पास आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे नहीं है, ये मेरी एक कमी हो सकती है। अगर इमोशनल पर्सनैलिटी में कहना चाहें तो एक आध बात कह सकते हैं कि मैं कभी कभी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ। तो एंगर जैसी कुछ चीज़ें, या कभी कभी मेरा व्यू जो होता है वन साइडेड हो जाता है। तो एंगर होना, वन साइडेड व्यू होना, इमैच्योरिटी से कुछ निर्णय कर बैठना, एंगर में या इमोशनल इम्बैलेंस की स्थिति में अपने किसी दोस्त से ठीक से बिहेव ना करना, जो 20-25 की उम्र में किसी भी व्यक्ति से कुछ ना कुछ मात्रा में हो ही जाता है, कोई बहुत रेयर बात नहीं है। उन चीज़ों का जिक्र करें तो ठीक ठाक ऐसी बातें ये हो सकती हैं जिनसे आप अपनी कुछ कमियां बता दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू में डरते हैं इस बात से कि अगर उन्होंने मुझसे बहुत सारे फैक्ट्स पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ऐसे लोग अपनी सावधानी बरतते हुए पहले एक बात बोलते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं कर पाता या याद नहीं कर पाती। आई एम नॉट एबल टू मग अप थिंग्स ईजिली। मतलब मुझे कंसेप्ट्स क्लियर रहते हैं लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स याद नहीं हो पाते। ये क्या है कि पहले ही वो सुरक्षित रास्ता तैयार कर लेते हैं कि जब कोई फैक्ट्स पूछेंगे तो हम कहेंगे कि सर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे अंदर एक कमी है और मैं इस चीज़ से बाहर निकलने का प्रयास तो करता हूँ लेकिन बहुत सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो आई एम नॉट ए मैन ऑफ फैक्ट्स, आई एम द मैन ऑफ कंसेप्ट्स। अगर आप मुझसे कंसेप्ट्स पर बात करेंगे तो मैं शायद आपसे ज़्यादा अच्छी बात कर पाऊँगा। तो आपको करना ये है कि जो अच्छाइयाँ हैं और जो कमियाँ हैं, इन दोनों सूचियों में इन्हीं के तरीके से, इसी नज़रिए से कुछ और जोड़ लीजिए। उनमें से 5-5, 6-6 की लिस्ट बना लीजिए जो आप अपनी कमियां या अच्छाइयां बताना चाहते हैं। इंटरव्यू के शुरुआती 5-7 दिन में ये सवाल कम पूछे जाएंगे क्योंकि उस समय सवाल